हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के 7th चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स। इसका थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन फर्स्ट न्यूमेरिकल, लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब। इट मीन्स देयर आर 4 शेप्स, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब। इसका सेंटर ऑफ मास हमको जो है बताना है कहां पे होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरली इनसाइड द बॉडी। एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही रहता है, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फीयर। एक्चुअली ये जो चारों शेप है, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब, ये ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल है और इसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। इट मीन्स इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, करेक्ट। तो यदि स्फीयर की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है कुछ यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि दो लाइंस को यदि जो है, दो डायमीटर को यदि मैच कर दिया जाए तो यहाँ पे कहीं यदि क्रॉस कर रही है दो डायमीटर, ये सब डायमीटर है, ठीक है। तो जो इसका दो डायमीटर जहां पे क्रॉस करती है वो जो है सेंटर ऑफ मास होगा। इट मीन स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, क्लियर। इट मीन जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होगा। अब आते हैं रिंग, सिलेंडर पे। सिलेंडर पे देखते हैं कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास जो होगा, सिलेंडर क्या होता है, एक्सियल जो है, इसको यदि क्रॉस किया जाए तो दो पार्ट में यहां से डिवाइड हो जाएगा। यदि इसको बीच से कट कर दिया जाए, यहां से कुछ कट कर दिया जाए ऐसे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन भी यहां से जो है, यहां से ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, इसका सेंटर, ये जो इस यहां पे आपको दिख रहा होगा सर्किल है, सर्किल का सेंटर कहां होगा, यहां पे कहीं होगा, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है तो ये कुछ हाइट में है, एक रॉड टाइप का है, तो रॉड का सेंटर क्या होगा, यहां पे होगा। इट मीन्स यदि इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे कहीं, इनको दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे बीच में कहीं होगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है। इट मीन्स जो इसका सेंटर ऑफ मास हो रहा है वो सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो रहा है। इट मीन्स जो सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट मीन्स सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं रिंग। रिंग में क्या है, अभी हम लोगों ने स्फीयर में देखा कि स्फीयर में क्या होता है, दो डायगोनल जहां पे कट करते थे वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होता था। सिमिलरली रिंग में भी सेम सिचुएशन है। इसके जो डायगोनल होंगे, इसके डायगोनल जहां पे, यहां पे यदि कट कर रहे हैं तो यही हमारा इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इट मीन्स जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका जो है सेंटर ऑफ मास होगा, करेक्ट। तो रिंग के केस में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्लियर। अब आते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होगा। सो क्यूब यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्यूब क्या है, क्यूब होता है जिसमें 3 डायमेंशनल जो है फिगर है क्यूब का। यहां पे देख सकते हैं इसकी डायगोनल जो है, एक हमारी ये है, इस पॉइंट को यदि मिला दिया है तो ये एक इसकी डायगोनल है, एक डायगोनल जो है ये है, क्लियर। और एक डायगोनल जो है यहां से आपको दिख रहा होगा इस वाले शेप में, ये वाली डायगोनल है, क्लियर। तो इसमें जो है क्या है, 3 डायगोनल है। तीनों डायगोनल का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इट मीन्स इस बॉडी के अंदर कहीं यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे ये तीनों डायगोनल, ये वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल और इधर वाली, तीनों डायगोनल जो है क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। इट मीन्स फॉर क्यूब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल ऑफ द डायगोनल या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, क्लियर। अब ये तीनों जो चारों शेप थे उनका जो है सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, डज सेंटर ऑफ मास नेसेसरली इनसाइड द बॉडी। क्या जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं रिंग के केस में इसका सेंटर ऑफ मास जो है बाहर है, बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बॉडी पे ही एग्जिस्ट करता हो, क्लियर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 है। इसमें क्या है, दिया हुआ है कि एक HCl मॉलिक्यूल है। HCl मॉलिक्यूल मीन्स उसमें हाइड्रोजन है एक और एक क्लोरीन है, ठीक है। एक यदि HCl का यदि स्ट्रक्चर बनाए तो एक हाइड्रोजन है ये और क्लोरीन है ये, ठीक है। क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का मास 1 है यदि लेते हैं तो क्लोरीन का मास जो है 35 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन है एक दूसरे के पास जो है रखे हुए हैं, ठीक है। HCl है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। अब इसका जो है अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड आउट करना है कहाँ पे होगा। इट मीन्स यदि हम इसको x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर दें, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे x एक्सिस ड्रा कर दिया है और y एक्सिस, ठीक है। इसके सेंटर पे सपोज कर लिया कि ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया मास m1 और इसके जो कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, वो क्या है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसका मास m1 है और इसका सेंटर जो है, इसका जो है कोऑर्डिनेट xy है और इसका सेंटर जो है 0 0 है। सिमिलरली ये क्लोरीन है, क्लोरीन को भी यहाँ पे सेंटर पे रख देते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, इसका जो मास जो है ये Cl है, इसका मास लेट से हम सपोज करते हैं m2 और इसको जो है x2 y2 इसका डाल देते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होगी, क्लियर। ये कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों न्यूक्लियाई अप्रोक्सीमेटली 1.27 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे है। इट मींस यदि 0 पे है ये तो ये 1.27 पे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.27, ये सारी यूनिट एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये हमको फाइंड आउट करता है। तो सेंटर ऑफ लेट से सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट से हम उसको सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है उसके x कोऑर्डिनेट का, वो होता है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्लियर। अब क्या है m1, m1 क्या है, मास ऑफ द हाइड्रोजन। सो मास ऑफ द हाइड्रोजन लेट से हम सपोज कर देते हैं m1 जो है 1, तो m2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 35.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के मास। इट मीन्स 35.5 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 35.5 m2 हो गया, ठीक है। अब जो है सबकी m1 m2 x1 x2 की वैल्यू रख देते हैं। तो m1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू m1 x1 सॉरी m1 x1 m2 x2, x1 की वैल्यू कितनी है m1 इंटू 0, x1 की वैल्यू 0 है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोनों सेंटर पे है। तो m2 की वैल्यू है 35.5 और x2 कितना है 1.27, ठीक है। यहाँ पे था x2 y2, ये था 1.27 और 0, क्लियर, ठीक है। वो फोटो के नीचे चला गया होगा हमारे, इस वजह से यहाँ पे हमने नोट कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 है, प्लस m2 कितना है 35.5। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 1.235 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे कहीं होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 1.235 और ये जो हो जाएगा 0। ये सारी यूनिट्स कितने में है, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में हमने नोट किया है, क्लियर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को हमने सेंटर पे रख दिया, क्लोरीन को क्या किया है, हाइड्रोजन से 1.27 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया हुआ है तो 1.27 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे रख दिया, दोनों को x एक्सिस पे रख दिया। आप चाहे तो y एक्सिस पे रख लीजिए, आप चाहे तो बीच में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब क्या किया, हमको x एक्सिस पर रखने से ये बेनिफिट मिला कि y की वैल्यू 0 हो गई, तो हमको y का जो है कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, तो हमको इजीली जो है ऑब्टेन हो गया। केवल एक कैलकुलेशन किया x के लिए, हमको सेंटर ऑफ मास पता चल गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का फार्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया, x1 x2 m1 को 1 ले लिया, m2 को जो है 35.5 टाइम्स दिया हुआ है हाइड्रोजन के, तो 35.5 टाइम्स हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करके 1.235 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। सारी यूनिट 1.27 एंगस्ट्रॉम में था, तो ये भी 1.235 जो है एंगस्ट्रॉम में आया, क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 7.3 में क्या दिया हुआ है, अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी। यहाँ पे दिया है एक चाइल्ड है जो एक ट्रॉली है, लेट से हमारे पास जो है ये एक, ठीक है, ये ट्रॉली है। यहाँ पे एक जो है चाइल्ड बैठा हुआ है, पहले बैठा हुआ है, ठीक है। मूविंग इनफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ स्मूथ, ये जो है स्मूथ प्लेन पे मूव कर रही है और एक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है। यहां तक दिया हुआ है। इफ चाइल्ड गेट अप एंड रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, अब क्या कर रहा है, ये बच्चा खड़ा हो जाता है और इसी ट्रॉली में ही दौड़ने लगता है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ cm, इट मीन चाइल्ड प्लस ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली प्लस चाइल्ड के मास है, उसकी जो है स्पीड निकालनी है, क्या कुछ इंपैक्ट होगा या वही रहेगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा यदि बैठा है या खड़ा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। इट मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा है 0,
ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स एफ यदि 0 है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है 0 होता है। ये न्यूटन जो है सेकेंड लॉ से, ठीक है, क्लियर। तो dp बाई dt 0 है, इट मीन्स इसका बॉडी में मास इंटू वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई dt, ये क्या है 0 के बराबर है। इट मीन्स क्या है कि मास तो चेंज होगा नहीं कभी, क्योंकि बच्चा उसी ट्रॉली में ही है और ट्रॉली का भी वेट है कुछ, तो मास तो चेंज होने, केवल वेलोसिटी में चेंज होगा तो होगा। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, m को बाहर कर सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू 0। अब क्या, किसी भी क्वांटिटी का यदि डिफरेंशिएशन 0 है इट मीन्स वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये होता है डिफरेंशिएशन से। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चाहे बच्चा खड़ा हो जाए या बैठा रहे, चाहे दौड़ने लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट मीन्स कोई भी रेट वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट इज द स्पीड होगी, इट मीन्स जो पहले स्पीड थी वही अभी भी स्पीड रहेगी, ठीक है। इट मीन्स अभी भी जो स्पीड रहेगी वो हमारी जो है v रहेगी, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू dp बाई dt। F 0 है, dp बाई dt 0, मास कांस्टेंट रहेगा, मास में चेंज होता नहीं, तो dv बाई dt 0, और dv बाई dt यदि 0 है इट मीन्स वेलोसिटी कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.4। एक्चुअली क्या है, इसमें दो वेक्टर है a क्रॉस b, a और b, ठीक है। एक हमारा इसको वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट से हमारा o है ये, और ये वेक्टर है हमारा a, ठीक है, दो वेक्टर है, और ये हमारा वेक्टर है b, ये पॉइंट है हमारा b, क्लियर। ये जो है इसका a और b का जो है r है, r क्यों है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, ठीक है। दो वेक्टर एक ही सेंटर से यदि ड्रा हो तो उनके ज्वाइनिंग करने वाला जो साइड होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड वो a प्लस b को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब क्या है, दोनों के बीच का एंगल हम देखें, a और b के बीच का एंगल यदि थीटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से b से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसको हम लोग लेट से सपोज कर लेंगे c, ठीक है। इट मीन्स जो BC है, BC इज परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है। ये जो है फिगर से हमने ड्रा किया है, ठीक है। तो ड्रा किया, इस वजह से क्या होगा, ट्रायंगल OCB इन ट्रायंगल OCB में क्या हो जाएगा, OCB की एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो थीटा की जो सामने वाली आर्म होती है वो साइन वाला पोर्शन होता है। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा b साइन थीटा, b मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां से ये लिख सकते हैं हम लोग, जो BC है वो है हमारा b साइन थीटा, क्लियर। अब यहां पे हम लोग को डिराइव करना है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दोनों को निकाल करके उसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA क्या होगा, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो 1/2 एरिया क्या, बेस क्या है, तो बेस यहां पे हम लोग देख रहे हैं OA है, ठीक है, क्लियर। OA हमारा बेस है, इनटू हाइट क्या है, तो हाइट है हमारा BC। यहां से यदि वैल्यूज रखते हैं हम तो 1/2 OA कितना है, तो हमारा जो है A है। वेक्टर हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसलिए हमने जो है डायरेक्टली A लिख दिया है, ठीक है। BC क्या होगा, तो BC अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो है हमारा B साइन थीटा, क्लियर। ये हमारा हो गया एरिया, ठीक है। इसको हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इट मीन्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V क्या होगा, वो होगा हमारा AB साइन थीटा, क्लियर। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं हम लोग कि जो AB साइन थीटा है वो A क्रॉस B के बराबर है, तो इस वैल्यू को जा करके यहां पे पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग A क्रॉस B, ठीक है। ये जो है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन तो अलग से बताया जाएगा, ठीक है। यहां से ये क्लियर हुआ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है हाफ होता है, यही हमको जो है प्रूफ करना है।
इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, आज हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम लोग 4 या 5 न्यूमेरिकल एज पर फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद जो है आगे की लेक्चर्स हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।